अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, बीते सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई क्या कुछ खबरें हैं, हम आपको सुनवा रहे हैं। आइए ये विस्तृत खबरें सुनते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 17 अप्रैल को मणिपुर के राजभवन इम्फाल स्थित सम्मेलन कक्ष में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस विशेष बैठक में राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य के समग्र विकास के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इनमें हस्तशिल्प और हथकरघा, खेल, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कृषि, विशेष रूप से पाम ऑयल की खेती, लॉजिस्टिक्स और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास शामिल है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों, मणिपुर ITSEZ, मानसिक चिकित्सालय, मातृ एवं शिशु अस्पताल जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की गति को तेज किया जाए। श्री सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गठित उच्च स्तरीय खेल टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में मिजोरम के मुख्यमंत्री, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री, मेघालय के अपर मुख्य सचिव और खेल विभाग के संयुक्त सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में क्षेत्र में खेल क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने प्रतिभा पहचान, प्रशिक्षण और कोचिंग केंद्रों की स्थापना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने, आधारभूत ढांचे के विकास और महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने 15 अप्रैल को नई दिल्ली में राजदूत सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और वरिष्ठ कूटनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशाल संभावनाओं को प्रस्तुत करना और सतत विकास के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अपने संबोधन में क्षेत्र के रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर को व्यापार, संपर्क और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्वोत्तर के 8 राज्य अपनी अपनी विशिष्टताओं, संसाधनों और अवसरों के साथ भारत के विकास गाथा में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक स्थिति के कारण ये क्षेत्र देश की आर्थिक शक्ति बनने की पूरी क्षमता रखता है। दक्षिण पूर्व एशिया के निकट होने के कारण ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय मंत्री ने भाग लेने वाले देशों को आमंत्रित किया कि वे पूर्वोत्तर की समृद्ध शिल्पकला और संसाधनों का लाभ उठाएं और निवेश के अवसरों का अन्वेषण करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साझा करते हुए बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और विकसित भारत के निर्माण में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्ष में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे जैसे हवाई, सड़क और रेल संपर्क, जलमार्ग आदि में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी कहे जाने का उल्लेख करते हुए इसे औद्योगिकरण के लिए तैयार एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र बताया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्वोत्तर की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि पूर्वोत्तर भारत विकास नीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की महत्ता और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के लिए इस क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया। मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने एक विस्तृत प्रस्तुति में निवेश के अवसरों को सामने रखा और क्षेत्र की अब तक अछूती संभावनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने IT और ITES, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, शिक्षा और कौशल विकास, खेल तथा मनोरंजन, पर्यटन और आतिथ्य, आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक्स, वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प, ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बताई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों, राजनयिक मिशनों और वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में रोजगार, आधारभूत ढांचा और मानव संसाधन विकास पर केंद्रित परियोजनाओं में संसाधन और विशेषज्ञता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय पूर्व के सचिव पेरियासामी कुमारन ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों की सीमा से सटा है, जिससे ये रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र न केवल आसियान देशों बल्कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। ये राजदूत सम्मेलन 23 और 24 मई को आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रमों में से एक था। इस आयोजन को सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और राजदूतों व अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों ने पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के साथ साझेदारी में गहरी रुचि दिखाई। इस आयोजन ने न केवल विचारों का आदान प्रदान सुनिश्चित किया बल्कि भविष्य में भागीदारी की मजबूत नींव भी रखी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और सतत प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। मेघालय के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक पाइन माउंट स्कूल ने हाल ही में अपने 125 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की वर्ष भर चलने वाले समारोह की भव्य शुरुआत की। ये विद्यालय मिस माइल्स के नेतृत्व में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था और इसके आधिकारिक प्रवेश रिकॉर्ड 1900 से उपलब्ध हैं। हालांकि 12 जून 1897 के विनाशकारी भूकंप में स्कूल की अधिकांश प्रारंभिक दस्तावेजी जानकारी और पास के ऑल सेंट्स चर्च नष्ट हो गए थे। आज इस विद्यालय में किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12वीं तक लगभग 1700 विद्यार्थी पढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद से इस विद्यालय ने समावेशी विचारधारा को बनाए रखा है, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। ये विद्यालय मार्च 1926 में माध्यमिक स्तर तक और 1992 में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बढ़ाया गया। ये स्कूल काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISC से संबद्ध है। समारोह के उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री प्रेस्टून तिनसोंग, शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा, शिक्षा विभाग के सलाहकार HM शांगप्रियांग, शिक्षक, विद्यार्थी, पूर्व छात्र और अभिभावक उपस्थित थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री तिनसोंग ने पाइन माउंट की शिक्षा में उत्कृष्टता की परंपरा की सराहना की और बताया कि ये विद्यालय भारत के शीर्ष 800 स्कूलों में 23वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जहां अन्य सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, वहीं पाइन माउंट ने इस प्रवृत्ति को तोड़ते हुए उत्कृष्ट मानकों को बनाए रखा है। उन्होंने विद्यालय की विस्तार योजना के अंतर्गत स्कूल द्वारा पास के लेडी हाइडरी पार्क से भूमि प्राप्त करने के आग्रह पर सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। मणिपुर के उखरूल जिले का लुंघार गांव, जो कभी जल संकट से जूझता था, अब जल प्रचुरता का प्रतीक बन गया है। उखरूल जिले के एक छोटे से गांव लुंघार के निवासियों ने जल संकट के समाधान में एक मिसाल पेश की है। वर्ष 2021 में शुरू किए गए स्प्रिंग शेड पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से वैज्ञानिक और पारंपरिक विधियों को मिलाकर इस गांव में पहाड़ी झरनों को पुनर्जीवित किया गया। ये परियोजना मणिपुर के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय द्वारा विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से शुरू की गई थी। पहले यहाँ की महिलाएं सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर पानी भरने के लिए तैयार होती थी। पाइपलाइनें काम नहीं करती थी और जलाशयों में पानी नहीं होता था। इस स्थिति का सीधा असर स्कूल जाने वाले बच्चों की दिनचर्या पर भी पड़ता था। लेकिन पांगरी पहाड़ियों में शुरू हुई इस परियोजना ने जल को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की। 2500 से अधिक वृक्ष लगाए, जल रिसाव के लिए संरचनाएं बनाई गयी, जल निकासी की निगरानी हुई, बाढ़बंदी और चेक डैम का निर्माण किया गया। गांव की पंचायत, चर्च संगठन, महिला समितियों और आम ग्रामीण ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। आज गांव के हर घर तक पर्याप्त जल पहुंचता है। जल संकट समाप्त होने के बाद ग्रामीणों ने अब पुनः कृषि और मत्स्य पालन की ओर ध्यान देना शुरू किया है, जो कुछ वर्षों पहले पानी की कमी के चलते छोड़ दिया गया था।
मिजोरम में राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव का आयोजन राज्य जनजातीय संसाधन केंद्र आइजोल के पास 8 अप्रैल से 4 दिनों तक हुआ। यह आयोजन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना और युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना था। मिजो संस्कृति की समृद्ध प्रस्तुति मिजो सांस्कृतिक संगठन और विभिन्न अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा की गई, जिससे इस महोत्सव में संस्कृतियों की रंगोली का रंग भर गया। नागालैंड की प्रख्यात गिटार वादक इमेनैनला जामीर और मणिपुर की वांचावी वैवई ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को विशेष बना दिया। ये आयोजन सामाजिक कल्याण एवं जनजातीय कार्य निदेशालय और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से हुआ। चौदह अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में एक नए फायर स्टेशन भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का लोकार्पण गृह मंत्री मामा नातुंग और स्वदेशी मामलों के विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक मुचू मीठे, गृह और शिक्षा सलाहकार तेची कसो, IMC मेयर टेमे फासांग और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गृह मंत्री मामा नातुंग ने अपने भाषण में जनता से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक संपत्ति की जिम्मेदारी लें और उसका समुचित उपयोग करें। उन्होंने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सराहना की और अग्निशमन विभाग की मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विभाग द्वारा 8 फायर टेंडर और 10 मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया। हर वर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है ताकि 14 अप्रैल 1944 को बम्बई डॉकयार्ड में आग बुझाते समय शहीद हुए अग्निशामकों को श्रद्धांजलि दी जा सके। इस वर्ष की थीम थी यूनाइटेड टू इग्नाइट अ फायर सेफ इंडिया। पूर्वोत्तर राज्यों से संवाददाताओं की संकलित रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकर्षिता सिंह के साथ मैं कनकलता। गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे पर्व नागालैंड में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं और ईस्टर पर हमारी संवाददाता मैरी ने कोहिमा से एक विशेष रिपोर्ट हमारे लिए भेजी है। आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। ईस्टर क्रिश्चियन धर्म के मूल में है। ये ईसा मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। आशा, पुनर्जन्म और नई शुरुआत की एक शक्तिशाली कहानी। ईसाई मान्यता के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और तीसरे दिन वे मृतकों में से जी उठे थे। उनके पुनरुत्थान को पाप और मृत्यु पर अंतिम विजय के रूप में देखा जाता है, जो उन सभी को अनंत जीवन का वादा करते हैं जो विश्वास करते हैं। नागालैंड, जहाँ क्रिश्चियनिटी प्रमुख धर्म है, यहाँ ईस्टर को बहुत भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पूरे राज्य में चर्चों में विशेष सर्विसेज आयोजित की जा रही है। गंभीर जागरण से लेकर सूर्योदय के समय उत्साहवर्धक सभाएं, युवा और वृद्ध सभी श्रद्धालु पूजा, भोजन सजा करने और उत्सव मनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। यहाँ की हवा भावपूर्ण भजनों और हर्षित समावित स्वारों से भरी हुई है। लैंड के चिंतनशील मौसम के बाद, जिसे अक्सर उपवास और प्रार्थना के माध्यम से मनाया जाता है, ईस्टर जीवन, आशा और नवीनीकरण के उत्सव के रूप में सामने आता है। गुड फ्राइडे के शांत चिंतन से लेकर ईस्टर संडे के विजय हालेलुया तक ये मौसम हम सभी को याद दिलाता है, हर अंत एक नई शुरुआत का वादा करते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मेरी, आकाशवाणी कोहिमा। अभी हम नागालैंड में ही ठहरते हैं। नागालैंड में सरकार ने सोलर मिशन को लेकर विशेष पहल की है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां रूफटॉप सोलर पैनल के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। तो नागालैंड में किस तरह से सोलर मिशन को पूरा किया जा रहा है, हमारी संवाददाता असोनो से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। नागालैंड सरकार ने नागालैंड सोलर मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में रिहायशी इलाकों में रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को बढ़ावा देने हैं। ये पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शुरू की गई है और इसका मकसद राज्य के घरों तक साफ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाने है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, बिजली के खर्च को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के दिशा में ये एक अहम कदम है।
मुख्यमंत्री निफिरियो ने 14 अप्रैल को कोहिमा में कहा कि ये पहल राज्य सरकार के एक टिकाऊ और ऊर्जा कुशल भविष्य के दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार भारत सरकार के सब्सिडी के साथ साथ अपनी ओर से अंतरिक्ष राज्य सब्सिडी भी देंगे। 2 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम पर लाभार्थियों को कुल मिलाकर 96% तक की सब्सिडी मिलेंगे, जबकि 3 किलोवाट तक की सिस्टम पर 85% तक की सब्सिडी दी जाएंगे। इससे लोगों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना काफी सस्ता और आसान हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मिशन के तहत 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अभी तक इस योजना के लिए 247 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुकी है। राज्य भर में सोलर सिस्टम के आसान और प्रभावी स्थापना के लिए 55 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय वेंडर उपलब्ध है। पूर्वोत्तर डायरी असोनियो, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। श्रोताओं, अरुणाचल प्रदेश में चौथे राज्य खेल हो रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के ये खेल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो राज्यों के विशेष खेलों का आयोजन होता है, इन्हीं से विशेष खेल की प्रतिभाएं सामने आती हैं और पूर्वोत्तर राज्य खेलों की प्रतिभाओं के मामले में बहुत अग्रणी रहे हैं। तो इस बार अरुणाचल प्रदेश के इन चौथे राज्यों के खेलों में क्या कुछ खास है और इन खेलों से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारियां हैं, कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं, आइए हमारे संवाददाता राकेश डोले से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। चौथे अरुणाचल स्टेट गेम्स 2025 की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जो 22 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य से 4300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह यूपिया के गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू, खेल मंत्री केंटो जीनी और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलिन बोरगोहाई मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की कि अब से अरुणाचल स्टेट गेम्स हर साल आयोजित किए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को और अधिक अवसर मिल सकें। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भविष्य में नेशनल गेम्स की मेजबानी करना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने मिशन ओलंपिक पहल का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को देश और विदेश के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। देखिए, अरुणाचल एज ए होल स्पोर्ट्स क्षेत्र में हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। पहले देश में अगर कंपेयर किया जाए या नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर किया जाए तो हम लोगों का स्टेट का रैंकिंग जो है सबसे लोएस्ट में हुआ करता था, सबसे नीचे। तो पिछले करीबन 9-10 सालों में काफ़ी हम लोग ने इस स्पोर्ट्स क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लेके आया है। लास्ट 9 साल का अगर मेडल टैली को देखा जाए तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में 1000 से भी ज़्यादा मेडल्स हम लोग ने प्राप्त किया है अपने राज्य के स्पोर्ट्स पर्सन्स लोग। सो पहले तो हमारे पास स्टेट में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो अभी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं हद तक हम लोग ने इम्प्रूव कर पाया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अरुणाचल में जो मौसम का भी जो है कि इतना बारिश भी होता है, इसके बावजूद भी बन तो रहा है। अभी आने वाला दिनों में हम लोग पिछले कुछ सालों में नेशनल गेम्स का भी यहाँ पे हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर पाया है और कुछ इंटरनेशनल लेवल्स का भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर पाया है। अभी हम सबका टारगेट ये है कि आने वाला दिनों में हम लोग नेशनल गेम्स को भी हम लोग होस्ट करेंगे, मगर नेशनल गेम्स को होस्ट करने के लिए हमको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना है। आज के दिन में पूरे अरुणाचल के बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी चाहे आउटडोर स्टेडियम्स हो या इंडोर स्टेडियम्स हो, उसका डेवलपमेंट अभी काम चल रहा है। अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ताबा तेदिर ने कहा कि अरुणाचल स्टेट गेम्स का उद्देश्य न केवल खेल प्रतिभाओं की पहचान और उसकी विकास करना है, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर उन्हें नशे और अन्य असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना भी है। पूर्वोत्तरदारी के लिए राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है, तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण। त्रिपुरा
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 3 शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख है। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियां, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खान पान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खार्ची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है।
यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ, कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ, कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कान्न कुबजरे परा बार भूया आहिसिले, केई बंशते शंकर देव इयाते जन्मिले। हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मरुर देखरे आजान फकीरे मधुर जिकिर रसिले, दिल्लीर दिलोआरे आही हस्ती पुथी आँकिले। पंच नदीर तेग बाहादुरे धर्मर सेतु गढ़िले। समन्वयर देखुआले कत प्रकाशत स्फूर्त। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।